अस्सलाम वालेकुम। यासिल से खुशामदीद। पाकिस्तान से जिंदा भाग के एपिसोड नंबर 5 में आप सबका खुशामदीद। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई, जिन्होंने हमें तफसील से बताया था एपिसोड नंबर 3 के अंदर कि किस तरीके से हम जो है वो पुर्तगाल जाएंगे, कम पैसों के अंदर वहाँ की डिग्री हासिल करेंगे और फिर वहाँ की रेजिडेंसी और फिर पासपोर्ट हासिल करेंगे। इन तमाम वीडियो को देखने के बाद लोगों का सवाल ये आया मेरी तरफ कि भाई आप या तो हमें पागल बना रहे हैं या सिर्फ आप अपना मंजन बेच रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जब ये बात अब्दुल्ला भाई को बताई तो अब्दुल्ला भाई ने कहा कि लगता है कि एक और सेशन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इसकी असलियत कि ये एक्चुअली कैसे मुमकिन है और आप और मैं और हम जैसे मिडिल क्लास लोग किस तरीके से जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं और इतने कम पैसों में, यानी कि 3.5 से 4 लाख रुपए के अंदर हम जो है वो पुर्तगाल जा सकते हैं। तो जहमत दूंगा अब्दुल्ला भाई को कि अब्दुल्ला भाई ज़रा हमें फिर से ज़रा इसके ऊपर लबकुशाई करें। ओके जी, वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया यासिर सेकंड सेशन के लिए। और हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर लिया था और हमारी जो हाईलाइट था वो यही था वीडियो का कि मास्टर्स के लिए लोग जो आना चाह रहे हैं वो किस तरीके से आएँ। और कम पैसों में हमने इस चीज़ को फोकस किया कि हम कम पैसों में किस तरीके से कौन कौन सी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो कम पैसों में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट था पुर्तगाल का वो यही था कि आपका फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड जैसे ही आएगा आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा और एग्जैक्टली 5 ईयर्स के बाद आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी या पासपोर्ट। तो ये एक सबसे कम टाइम है और सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट था पुर्तगाल का वो यही था। तो इसी के हवाले से अब मज़ीद हम सेकंड सेशन जो है आपने अरेंज किया स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए, तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या चीज़ें मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर आपने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए होंगे, तो आप वो डिस्कस करें और फिर मैं कोशिश करूँगा जो मुझे पता है इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सबसे ज़रूरी सवाल बच्चों का यही था कि क्या यूनिवर्सिटी में अप्लाई हम खुद कर सकते हैं या हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो हम खुद कर सकते हैं तो उसके क्या तरीके कार होंगे, क्या हम पर्सनली अगर हम यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी हमें जवाब भी देगी। ये एक सबसे बेसिक सवाल था, तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा आप रहनुमाई करें ज़रा बच्चों की। तो कंसल्टेंट की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है दुनिया का कोई ऐसे कंट्री नहीं है जहाँ पे कंसल्टेंट जिसके अवेलेबल नहीं है। हर जगह के कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, जाहिर है उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन कुछ जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ जगहों कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियली कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑफिशियली कंसल्टेंट हैं, यूके में बहुत सारे ऑफिशियली। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं यूनिवर्सिटी की, तो आप उधर पाकिस्तान लिखें सर्च में या शॉर्टलिस्ट करें तो वो आपको ऑफिशियल कंसल्टेंट बता देगा कि फलाना इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है। तो ये तो हो गया ऑफिशियली कंसल्टेंट हो गए, बाकी दीगर कंसल्टेंट भी होते हैं। लेकिन जो पुर्तगाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कोई कंसल्टेंट वाला चक्कर ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वैसे तो कंसल्टेंट हैं हर जगह, आपको पुर्तगाल के लिए भी होंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको कंसल्टेंट के पास ही जाना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगे, खुद आपने सारा कुछ अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है और आसान है और इनकी डेडलाइंस होती हैं। हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने से पहले ही आपको तमाम चीज़ें जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगी। क्या मास्टर्स प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या उसकी फ़ीस है, कब से आपका स्टार्ट होगा, एकेडमिक कैलेंडर हर यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, सारा कुछ है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा भी, तो आपको बिल्कुल जो इंटरनेशनल उनका एक ऑफिस होता है उसका एक ईमेल होगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। मैंने खुद भी एक दो लोगों के एडमिशन यहाँ पे अप्लाई किए थे, अपने हाथ से मतलब फिल किए थे। तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको बिल्कुल उसका जवाब देते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत बेहतरीन हो गया अब्दुल्ला भाई, तो आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ जवाब दे दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चों को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद चूज़ कर सकते हैं और ख़ुद यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट वो कर सकते हैं। तो इससे इनके बहुत से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है हमारे साथ कि अभी हम सोचते हैं कि हम बाहर मुल्क जाना चाहते हैं और जहाँ हम एक कदम रखते हैं कंसल्टेंट के दरवाजे पे तो वहाँ से वो 1.5-2 लाख रुपए मांग लेता है। यहीं जो है वो हमारा जो है वो हमारे सारे ताजिए ठंडे हो जाते हैं और हम घर बैठ जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार 1.5-2 लाख रुपए इसको दे दें और पता चले कि एडमिशन भी ना हो तो ये भी डूब गए।
तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम यूनिवर्सिटी को खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर वो आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या आप नहीं हैं, और हम डायरेक्टली उनके साथ इन कांटेक्ट हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल इसके बाद जो बनता है अब्दुल्ला भाई, जो बच्चों ने मुझसे पूछा, वो ये था कि अपना रेलिवेंट कोर्स यानी कि अपनी फील्ड का कोर्स सेलेक्ट करना क्या ज़रूरी है। ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, इसकी नौयत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं इंक्लूडिंग यूके जहाँ पर अपना रेलिवेंट कोर्स सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बच्चे आते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे, कोर्स सेलेक्ट करके इनको कंसल्टेंट दे देता है या वो खुद सेलेक्ट करते हैं जहाँ उनको एडमिशन मिलता है, और उनकी गाड़ी चल जाती है, उनका किसी ना किसी तरह से गुजारा हो जाता है। पुर्तगाल की अगर मैं बात करूँ तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अपना रेलिवेंट कोर्स सेलेक्ट करना, या कुछ भी चलेगा? देखिए यहाँ पर आई थिंक ओवरऑल यूरोप में भी जो है वो कोई ऐसा वो नहीं होता कि आपका बैकग्राउंड जो है वो अगर इंजीनियरिंग है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है तो आगे भी आप वही करेंगे। यहाँ पर जो है वो काफ़ी डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होते हैं, और आपकी मर्जी होती है। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, यानी कि आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो आपका बैचलर होना चाहिए। अब वो जो है किसी भी चीज़ में हो सकता है, और आगे आपका इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट को जो है ना बस आपने थोड़ा सा जस्टिफाई करना होता है। वो आगे हम डॉक्यूमेंट्स में बात कर लेंगे, जो आपका एक मोटिवेशन लेटर उसमें लगता है, या आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। हम्म, तो उसमें जो है आप जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग की थी, अब आप मैनेजमेंट में आना चाह रहे हैं। आपने देखा कि यार इस एक मैनेजमेंट का कोर्स जो है इसकी फीस कम है, जो आपकी रेंज में आ रही है, और आप इसको पढ़ भी लेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, और एक जर्नल कोर्स होता है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है इस तरह का। तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई करें और आप मोटिवेशन थोड़ा सा उसमें अच्छा लिख दें तो आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाता है। कोई ऐसी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बिल्कुल रेलेवेंट डिग्री में ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई। चलें, अब इसके अंदर जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आपने छेड़ दी है तो मैं आपसे बड़ा ज़रूरी सवाल करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में और यूरोप में एक बड़ा मसला आता है कि हमारे यहाँ जो 4 साल की डिग्री होती है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एज अ मास्टर्स काउंट होती है। मैंने खुद 4 साल में एज अ मास्टर्स की डिग्री, यानी कि 3 साल की बैचलर्स और 1 साल की मास्टर्स की डिग्री, आपने भी वही और मैंने भी वही हासिल की है कराची यूनिवर्सिटी से, जो कि यहाँ पर कंसिडर होती है, कई मुल्कों में कंसिडर होती है सिर्फ बैचलर्स के तौर पे, और उसी के बिहाफ पे आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। ज़रा सा उसके ऊपर ज़रा बताएं कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसके पास 4 साल की डिग्री है जिसको वो कंसिडर कर रहा है एज अ मास्टर्स, पुर्तगाल में क्या कंसिडर होगी? देखें 4 साल की हमारे यहाँ तो डिफरेंट किस्म की 2-4 डिग्रीज हैं, लाइक एक बीएस होता है वो भी 4 साल का है, और फिर वही जो आप बता रहे हैं कि 3 साल का बीएससी या 2 साल का बीएससी, और फिर 1 साल एमएससी, 2 साल एमएससी, इस तरह से वो एजुकेशन। तो बेसिकली 16 ईयर्स एजुकेशन जो है ना, अगर हम उस पर बात करें तो वो एमएससी वाला भी 16 ईयर्स में आ जाएगा, और बीएस जिसने किया हुआ है 4 साल का वो भी 16 ईयर्स में आ जाएगा। तो वो दोनों जो है वो मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो है बिल्कुल एक ठीक। चीज में, हाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपका जैसे कुछ पुराने वक्तों में लोग 2 साल का वो करते थे, बीकॉम वगैरह, हमारे यहाँ एक चलता था बीकॉम या बीएससी वगैरह, तो वो कंसीडर नहीं होता बहुत सारी जगहों पे। वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, मतलब वो 2 साल की डिग्री की बेस पे आप मास्टर्स में नहीं आ सकते। वो आपको ये बोलेंगे कि आप बैचलर्स में ही एडमिशन लें दोबारा, वो 2 साल वाली डिग्री काउंट नहीं होगी। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि 16 साल की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए तो आप जाकर आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो आप चाहे वो एमएससी हो, वो भी 16 ईयर्स में काउंट होगा, बीएस हो वो भी होगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई मास्टर्स कर चुके हैं, यानी कि 18 ईयर्स एजुकेशन भी है, तब भी मास्टर्स तो आप जितने मर्जी कर सकते हैं। तो आप मास्टर्स पे एडमिशन आप ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब्दुल्ला भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि अपनी 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते ही वो किसी बाहर मुल्क यूरोप और यूके यूएस की तरफ चले जाएं। उनको पहले कमाना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना पड़ता है, और उस ड्यूरेशन में उनका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कितने साल का गैप कंसिडर हो जाता है मास्टर डिग्री के लिए? अच्छा, यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखें तो आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जो मैं पर्सनली मतलब लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एडमिशन लिया है, और उनकी काफ़ी ज़्यादा एज भी है, यानी कि 35 ईयर्स की एज में भी एडमिशन ले रहे हैं लोग, और एडमिशन हो रहा है, उनके कार्ड भी आ चुके हैं, रेजिडेंस कार्ड आ चुके हैं। तो आई थिंक गैप का ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपके पास डिग्री है
और आप फंड शो करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो आप आ सकते हैं। इसमें गैप का कोई ऐसा मसला नहीं है। यकीनन आप उसके उस दौरान आप कोई जॉब कर रहे होंगे या जो जो भी चीज़ है वो आप अपनी सीवी में मेंशन करें, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। आपकी सारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुर्तगाल आने में कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि यही बेसिक मसले मसाइल हैं जो कि हमारे बच्चे फेस करते हैं जब वो यूएस में एडमिशन के लिए जाते हैं या यूके में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सबसे पहले उनको एक रेलिवेंट फील्ड दिखानी पड़ती है कि उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या थी और मास्टर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 जो है उनका जो सबसे बड़ा मसला आता है वो गैप का आता है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि गैप का मसला ही कोई नहीं है। अगर आपने उनको शो कर दिया कि आप अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं पिछले 10 साल से और अब आप और आगे पढ़ना मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको वही बात है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है उसको शो कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट के अंदर आप शो करते हैं कि आपने अपने मुल्क में जो है वो एक्सपीरियंस ले लिया है, अब आप थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, आप जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल करना चाह रहे हैं और एक नया प्रोस्पेक्टिव देखना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल एडमिशन लें और आएँ और आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। आगे इसमें आगे जब वीज़ा की कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो मज़ीद मैं इस पे बात करूँगा कि क्योंकि कुछ बिल्कुल वो एम्बेसी वगैरह में हाँ, इंटरव्यू वगैरह भी होता है। लेकिन इनिशियली अगर हम एडमिशन तक की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनमें लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब्दुल्ला भाई एक सवाल जो मैं मिस कर गया, जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि अगर ये जो फीस है यूनिवर्सिटीज़ की मास्टर डिग्री के लिए, ये कोर्सेज़ टू कोर्सेज़ वेरी करती है या समहाउ एक जैसी है? नहीं, ये कोर्सेज़ टू कोर्सेज़ वेरी कर रही है और इसमें जो है ना रैंक वाइज़ भी थोड़ी मतलब रैंक वाइज़ से मुराद है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जैसे कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ पुर्तगाल की अगर आप लिस्ट डाउन करें तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन जो है वो फर्स्ट नंबर पर आती है। उसकी एक तो वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और उनके पास कोई 200 के करीब मास्टर्स प्रोग्राम हैं, यानी कि बहुत बड़ी उनके पास एक रेंज है। तो बिल्कुल इसमें मैं आज उनकी वेबसाइट थोड़ी-सी एक्सप्लोर कर रहा था, तो फ़ीस का काफ़ी फ़र्क है। मतलब कि कुछ बेसिक कोर्सेज़ मैनेजमेंट ये वो उनकी फ़ीस कम है काफ़ी। अ, अब इन्होंने थोड़ी-सी बढ़ाई भी है रिसेंटली क्योंकि काफ़ी लोग आ भी रहे थे। तो मतलब कि 3000 में भी आपको कोर्स मिल जाते हैं, 3000 पर ईयर पे। और कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी हैं जो अप टू 12,000 तक भी जा रहे हैं, जैसे डेंटिस्ट का मास्टर्स प्रोग्राम है या कोई इस तरह के जो मेडिकल से रिलेटेड हैं ज़्यादा, इनकी फ़ीस थोड़ी ऊपर भी जा रही है। लेकिन मिनिमम अगर आप देखें तो तकरीबन 3000, 3500 इस तरह से 4000 इस रेंज में आपको पर ईयर फ़ीस मिल जाती है। ठीक हो गया। अब्दुल्ला भाई इन सब बातों के बाद हमारी जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ही कोई मिडिल क्लास लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग हैं जो खुद पढ़ रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। ज़रा 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिस्ट डाउन कर दें जो कि जिनके कोर्सेज जो हैं बड़े रिजनेबल हों और हमारी रेंज में भी आ जाएं, जो हमने कमिटमेंट किए लोगों के साथ कि 3.5 से 4 लाख रुपए में आप वो पाकिस्तान से भागेंगे। इस बजट के लिए कोई 2-4 यूनिवर्सिटी ज़रा रेफर कर दें और 2-4 ज़रा कोर्सेज भी नॉर्मल रेफर कर दें जो हमारे बच्चों के लिए जो है वो सूटेबल हो, तो ताकि हमारे बच्चे ऑनलाइन बैठें और टनाटन जो है वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जैसे कुछ कंट्रीज़ की जो है वो कुछ एक पोर्टल बना हुआ होता है, यानी कि एक ख़ास पोर्टल होता है जिस पे आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिंक किया हुआ होता है उन्होंने, आप देख सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऐसा कुछ है। तो पुर्तगाल में ऐसा कोई एक ऑफिशियल लिंक नहीं है। मतलब आपको मैं नाम बता देता हूँ, आपने उनकी वेबसाइट्स पे इंडिविजुअली जाना है। मैं आपको उसकी लिस्ट भी दे दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दें अपनी वीडियो की या उसको कमेंट में डाल दें। इवन में भी यूनिवर्सिटीज़ को आपको सेपरेटली वन बाय वन आपको जो है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोई इस तरह का हमारे पास कोई जर्नलाइज्ड पोर्टल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, कोई जर्नलाइज़ पोर्टल जो है वो पुर्तगाल का नहीं है, इसलिए मैंने कुछ लिस्ट डाउन की हैं। यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, तो अगर मैं टॉप 10 उठा लूँ तो टॉप 10 इज़ इनफ है कि आप उसमें टॉप 10 में अप्लाई करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके मैं लिंक भी दे दूँगा। सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन यहाँ पर आती है, उसके बाद पोर्तो यूनिवर्सिटी जो कि आपने बताया टॉप 10 में है, बहुत एक्सपेंसिव होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोर्सेज एक्सपेंसिव होंगे, बच्चों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। हाँ, मगर इसमें अगर हम मतलब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो टोटल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो 12 से 14 ही बनेंगी पूरे पुर्तगाल में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, बाकी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगे
तो उसमें हम टॉप 10 में, मैं वैसे रैंकिंग वाइज भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको 7, 8, 9, 10 वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली उनके जो कोर्स की प्राइस है वो थोड़ी सी कम होगी बनिस्बत जो टॉप पर आ रही हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो है, कोइम्ब्रा है, ये इनके सिटीज के नाम भी हैं और इनकी मेन यूनिवर्सिटीज भी हैं। उसके बाद नोवा लिस्बो है, क्योंकि लिस्बन बड़ा शहर है तो 2-3 यूनिवर्सिटीज लिस्बन में मौजूद हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार में मैं खुद भी इस वक्त मौजूद हूँ और रैंकिंग वाइज अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं। रिसेंटली इन्होंने थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो प्राइस रेंज है वो 2500 से भी स्टार्ट है। 2500 पर ईयर का यूरो का आपको कोर्स मिल जाता है। और जैसा कि पहली वीडियो में हमने मेंशन किया था कि ये कोई एक साथ आपको नहीं देनी होती, इसकी कोई 10 इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं साल की। यानी कि 2500 यूरो को भी आप जो है वो 10 से डिवाइड करके आप हर महीने या 2-2 महीने बाद आप दे रहे होंगे, वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी लिंक्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो आप उनको मेंशन कर दें ताकि मतलब आसानी ये हो। हमने पहली वीडियो में अपनी व्यूअर से डिस्कस किया था कि 3.5 से 4 लाख रुपए, ये एक सच है और ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपने यहाँ पर पहुंचने तक का जो आपका खर्चा है तो उसमें वो तकरीबन 10 to 15% जो है ना, जो आपकी 1 ईयर की जो फीस होती है उसका 10% तकरीबन, ज्यादातर यही है, वो आप पे करते हो। और एनरोलमेंट फीस कुछ होती है अलग से 200-250 यूरो। एप्लीकेशन फीस 50 यूरो किसी यूनिवर्सिटी की, किसी की 100 है। वो सारे मिला के आप जब सबमिट कर देते हो तो आपको लेटर भी इशू हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, उसी बेस पे आपका वीजा हो जाता है। बाकी की जो कहानी है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो यहाँ आने के बाद है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल फैक्ट की बात है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई अब्दुल्ला भाई। इंशाल्लाह इस चीजों के अंदर अगर फर्दर क्वेश्चन होंगे हम आपसे पूछेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रा लिस्ट डाउन कर दें कि क्या चाहिए जिसको हमारे पास होना लाजमी है, जिसके बाद हम यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आएगा तो हमें भी उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रिपेयर्ड रखने हैं? देखिए, बेसिक जो है वो ज्यादा नहीं, कोई 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। तो जाहिर है अच्छा, बहुत सारे मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह रब्ता करते हैं कि हाँ जी हम अप्लाई करने जा रहे हैं और वो कहते हैं जी हमारा पासपोर्ट नहीं है, तो क्या करना है। मैंने कहा जी सबसे पहले तो पासपोर्ट, क्योंकि आप इंटरनेशनल एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, आप कोई अपने सिटी में या कंट्री में अप्लाई नहीं कर रहे कि आप एनआईसी अटैच कर दोगे या आप ऐसे भी चला लोगे। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए ना, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हो, तो आपकी आईडी, जब तक आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं आता, आपने जहां भी जाना है आपने पासपोर्ट दिखाना है यहाँ पे किसी और कंट्री के अंदर। बिल्कुल तो ऐसे ही आपकी आईडी ही वही है। मैं तो ये कह सबसे रहा हूँ, पहले तो इस बात का नहीं पता तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि उसका वहीं पाकिस्तान में रहना ही बनता है फिर। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट आपका हो गया, ठीक है, वो वैलिड होना चाहिए, वो आपने स्कैन करके अपने पास रखा हुआ होगा। ठीक जी है, जी। उसके बाद आपके सीवी एक अच्छी सी बनी हुई हो तो आप यूरोपास फॉर्मेट एक होता है, उसको आप जस्ट गूगल करें, यूरोपास। तो वो आपको गूगल करने से आप उसको ऑनलाइन ही फिल करते हैं तो वो आपकी सीवी एक जनरेट हो जाती है पीडीएफ के अंदर। तो वो पूरे यूरोप में तकरीबन वो फॉर्मेट चलता है और एक अच्छी सीवी आपकी बन जाती है। ओके। ठीक है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आ गए, जो आपकी डिग्रीज वगैरह हैं या आपके सर्टिफिकेट्स, जिसमें आपका मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट कहलाते हैं हमारे वहाँ। और डिग्री आपकी जो है वो बैचलर्स की, या जो भी आपने रिसेंट डिग्री की है, उसमें एमएससी भी हो सकता है, बीएससी जो भी है, मास्टर्स वगैरह, वो आपने लगाने हैं। उसके अलावा यहाँ पर वैसे तो आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है पुर्तगाल में बेसिकली। बहुत सारे लोगों का बगैर आइल्स के भी एडमिशन हुआ, बहुत सारे नहीं, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं है। अगर कोई लगा देता है तो चलो उसका चांस बेहतर है डेफिनेटली। ये पॉइंट पहली वीडियो में भी दिया था कि जो है वो आइल्स की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे आइल्स की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई लगाएगा तो उसका स्कोर अच्छा होगा और वो कंपटीशन में आ जाएगा, या वो अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा है तो उसमें आ जाएगा। तो बेहतर है अगर आपके पास है। नहीं तो आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, वो मैं जी। थोड़ा सा बता दूं। वो, हाँ, मैं कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जिंदा भागने वाले लोगों के लिए बगैर आइल्स के भी गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, बगैर आइल्स के बहुत सारे केसेस हैं। मैं मेरे अपने यहाँ पे दोस्त 2-3 बने हैं जो कि बगैर आइल्स के यहाँ पर उनका एडमिशन हुआ है और वो यहाँ पर मौजूद है। तो उसमें जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप लगा दें वो बेहतर है। वो यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप पास आउट हुए वहाँ के आप एडमिन में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो उनको पता होता है क्या होता है,
वो आपको एक ना निकाल के दे देंगे टाइप करके कि भाई इसके तमाम कोर्सेज इंग्लिश में थे, बस ऐसे कुछ लिखा होता है उसमें। मेरे ख्याल से B1 या B2 सर्टिफिकेट कुछ कहलाता है, वो इस तरीके का आपको बना कर देते हैं। हाँ नहीं, वो यूनिवर्सिटी जो है वो सिंपल सा ना एक बना देती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसकी हेडिंग होती है या टू होम इट में कंसर्न करके, उसमें बस ये एनरोलमेंट है, ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा था इस साल से इस साल तक, ये पास आउट हुआ है, और इसके जो तमाम कोर्सेज थे, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इस तरह उसकी वर्डिंग होती है, वो तमाम इंग्लिश में थे, ये उसमें लिखा होता है। तो ये आपने ठीक हो अटैच गया, कर दिया, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पासपोर्ट पास हो गया, हम्म, सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट आपने नेम किया कि मैट्रिक के, बैचलर्स के और डिग्री के, सारे अटेस्टेड होने जरूरी हैं? ये अटेस्टेड होना जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो इतना कोई रिक्वायर नहीं करती जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में आपको चाहिए ही होते हैं, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अटेस्टेशन देखते हैं, तो बेहतर है कि आप अटेस्टेड करवा लें। तो उसमें वही होता है कि जो मैट्रिक और इंटर है वो आईबीसीसी से पहले अटेस्ट होता है, इंटर बोर्ड चेयरमैन जी कमेटी जी। एक वहाँ पर इदारा है, और उसके बाद वो फिर मोफा से एट दी एंड हम उसको करवाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसी तरह आपकी जो डिग्री है वो पहले एचईसी से होती है, हायर एजुकेशन से, और उसके बाद वो मोफा से होती है। तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है, जब आप पास आउट हों और आपके पास पहले चीजें कर। हों या उससे पहले भी ये काम आप कर ही लें तो बेहतर है, ठीक है। और ठीक हो गया। उस ठीक है, उसके बाद जो आपका मेन डॉक्यूमेंट रह गया है वो आपका मोटिवेशन लेटर है, या फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट भी कहा जाता है। वो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है शो करता है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाह रहे हैं, क्या आपकी जो है वो मतलब क्यों आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या आपने देखा है इस प्रोग्राम में ऐसा, या पुर्तगाल में आपने ऐसा क्या देखा है। तो उसमें आप दोनों चीज़ों को ना जस्टिफाई करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं, और थोड़ा सा आप कंट्री के बारे में भी आप लिख दें कि आप क्यों आना चाह रहे हैं। तो वो आपका जितना अच्छा होगा, आई थिंक उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपने जितना अच्छा लिखा हुआ होगा तो उतने आपके एडमिशन के चांसेस अच्छे होते हैं। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इसमें रेफरेंस वगैरह जो मैंने देखा है कि नहीं चाहिए होता, मे भी कोई एक आध यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हो। रेफरेंस से मुराद है कि कई कई दफ़ा प्रोफेसर्स को या आपके जो सुपरवाइजर पुराने होते हैं या कोई बॉस हो सकता है, उसको कोई रिकमेंडेशन जो है ना सबमिट करानी होती है। लेकिन ये वाला जो डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन वाला है, ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप होल्डर्स या जो इस तरह से लोग अप्लाई कर रहे थे उसमें चाहिए होता है, रेगुलर एडमिशन में ये चीज़ नहीं चाहिए होती है। ये तो अब्दुल्ला भाई हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि मोटिवेशन लेटर के अंदर अगर हम अपने मुल्क के हालात लिख दें तो कोई शक नहीं कि उनको पता चल जाए कि हम कितने मोटिवेटेड है वहाँ आने के लिए। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही है। सारी चीज़ें जो है वो बतानी नहीं होती। वो बस आपने, मैं जो रेकमेंड हम जब करूंगा कि आपने जो है ना कोर्स के बारे में आप एक तो वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे कोर्स के बारे में पढ़ लें। उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि भाई इस कोर्स को पढ़ने के बाद कैसी जॉब्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोर्स आउटलाइन क्या है। उसमें से कुछ कोर्सेज आप लिख सकते हैं मोटिवेशन लेटर में कि भाई ये कोर्स तो मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, और ये वो इस तरह की थोड़ी सी कहानी बनानी होती है, बस जिसकी कहानी फिट होगी वो चलेगा। बिला वजह की मंजन बेचने होते हैं आपने, कि आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने आप को कहाँ अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं ये कोर्स करने के बाद। इस तरह के कुछ मंजन आपने जो है वो बेसिकली देने हैं। बिल्कुल ऐसा है, एक आपने कहानी बनानी होती है तो आपका जो है वो हो जाता है, उसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं होती। जी। ठीक हो गया, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं अब्दुल्ला भाई। बेसिक जितनी सवाल थे हमारे पास अभी तक के लिए, जो बेसिक क्वेश्चन थे उन सब के जवाब आपने हमें दे दिए। फिगर्स तक हम वापसी लेकर आ गए हैं, फीसेस के ऊपर वापसी लेकर आ गए हैं। आज के जो बेसिक एजेंडा थे हम हमने डिस्कस किए हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ को आप रीच कैसे करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं कंसल्टेंट के पास जाने की। अपने डॉक्यूमेंट्स जो अब्दुल्ला भाई ने लिस्टेड करवाए हैं, 4 से 5 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको लिख कर भी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इनको प्रिपेयर करें, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उनकी ईमेल का इंतज़ार करें, उनको रिस्पॉन्ड करें, और जब वो अपना आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर देंगे तो फिर आपने इनिशियल पेमेंट करनी है, और फिर आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे वीज़ा के। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी खिचड़ी बन जाएगी वरना। तो ये वीडियो जो है वो हमने यहीं तक महदूद रखी है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन तक का जो सफ़र है ये हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड फर्दर कोई भी इससे कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि अब्दुल्ला भाई ऑलरेडी इसको बहुत क्लियरिफाई कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर पूछिएगा। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और इस नारे के साथ कि हम सबने भागना है पाकिस्तान से जिंदा।
आपने बहुत